हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, जो कि आपको नोटिफिकेशन आया उसका एग्ज़ाम जो है आपका सीटेट का दिसंबर में है। तो हम लोगों को टाइम बहुत कम है और हम उम्मीद करते हैं आप डेली क्लास ज्वाइन करें और अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप डेली जुड़ेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम टाइम तक तो सिलेबस पूरा हो जाएगा और उसके बाद रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत टाइम है हमारे पास, सिलेबस इतना अधिक भी नहीं है। और आज का हम जो टॉपिक ले हमारा सब्जेक्ट है वो संस्कृत है और हम आपको जानकारी संस्कृत के विषय में बेसिक से देंगे, शुरू से जो आपको जानकारी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको हम कोई टॉपिक पढ़ा दें फिर कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको सीरियल से क्लास मिलेगी, पार्ट वाइज, लेसन वाइज। और संस्कृत जो आपकी है सबसे जो है कठिन भी होती है, और संस्कृत है, मैथ है, इंग्लिश है, ये तो कठिन सब्जेक्ट होते ही हैं, लेकिन आप शुरू से अगर बेसिक से लेकर चलते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है। और सीटेट का पैटर्न कोई ज़्यादा हाई नहीं है, आपको उसमें पाठ्यक्रम में जो है बहुत ही सरल सरल चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो अगर आप क्रम से उसका अध्ययन करते रहते हैं तो आप जो है सिलेबस को आराम से पूरा कर लेंगे। और जो संस्कृत विषय है उसका हम आपको बता दें, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जैसा कि हर बार हर साल जो है आपका पेपर आता रहता है, वही चीज़ें, वही जो है सब्जेक्ट, वो आपका पैटर्न है, वही आपके जो है विषय है, सूची, विषय सूची में वही आपके टॉपिक्स हैं जो शुरू से ही आते आ रहे हैं। जब से आपका टेट का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसका सिलेबस कोई भी ज़्यादा बदला नहीं है। फिर भी अगर रिजल्ट बहुत बेकार आता है, फिर भी रिजल्ट इतना बेकार आता है कि देखिए अब पिछली बार का हम आपको बताएं जुलाई का, तो जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया था। 5-6% लमसम रिजल्ट आया था, है ना। तो 5-6% रिजल्ट का तो कोई, यानी कि काफ़ी सारा बच्चा, 90% से ऊपर बच्चा फेल हो गया उसमें। जबकि इतना कम सिलेबस है इसमें, इतना कम पाठ्यक्रम में आपका जो सब्जेक्ट में पाठ्यक्रम है, तब भी आप लोग इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो पता है इसका सबसे मेन कारण क्या होता है, आप लोग उस चीज़ को फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, इजीली ले जाते हैं, शुरू से बेसिक से तैयारी नहीं करते हैं। कभी ये वीडियो देख ली, कभी वो वीडियो देख ली। अब जैसे आपके सब्जेक्ट में टॉपिक होते हैं तो मेन चीज़ ये होती है कि आपका टॉपिक जो है शुरू से शुरू होते हैं। कभी जैसे आपने हिंदी की तैयारी करी, वर्ण है, फिर स्वर का वर्गीकरण है, व्यंजन के भेद हैं, फिर व्यंजनों के विभिन्न रूप हैं, और उसके बाद वर्गीकरण है उनका, फिर वर्ण विचार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण आदि वगैरह होते उसमें होते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, कभी आप तैयारी करने में क्या भूल करते हैं, कभी आपने स्वर पढ़ लिए, कभी व्यंजन पढ़ लिए, कभी संज्ञा पढ़ ली, कभी विशेषण पढ़ लिए, कभी धातु रूप पढ़ लिए। तो इसका क्या असर पड़ता है, तो आप सिलेबस को कंप्लीट ही एग्जाम तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, एग्जाम तक कंप्लीट ही नहीं होता वो। और सबसे मेन गलती यही होती है कि आप आज किसी क्लास से जुड़ गए, कल किसी क्लास से जुड़ गए। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है कि आपने पढ़ना क्या है, ठीक है, और कहाँ से पढ़ना है, किस चीज़ से पढ़ना है। अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि आप मेरी ही क्लास टोटली ज्वाइन करें, लेकिन आप कोई भी क्लास ज्वाइन करें, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चैनल की, किसी भी आप जो है सर की या मैडम की, किसी की भी क्लास ज्वाइन करें तो एकाग्रचित्त होकर एक जगह पर पढ़ें, बार बार इधर उधर ना भटकें, क्योंकि इधर उधर भटकने से आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता और आपकी समझ में कुछ नहीं आता। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। ठीक, तो कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, हमको बेसिक से चलना पड़ता है। तो मैंने जो है वीडियो डाली हुई हैं वो आपको बेसिक से ही डाली हुई हैं, शुरू से ही लेके चल रहे हैं। और चूँकि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है कम्प्लीटली हम अपने चैनल पर आपको देंगे। और बाद में आपके जो है लगातार जब सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको जो है प्रश्नोत्तरी आपको फटाफट उसमें दी जाएगी। और ऐसा नहीं है प्रश्नोत्तरी सिर्फ वहीं लास्ट में ही दी जाएगी, जैसे जैसे पाठ आपका कंप्लीट होगा उसके बाद में पाठ के अंत में कुछ क्वेश्चन हम लोग 20, 25, 15 जैसे भी होंगे सब्जेक्ट से जुड़े हुए उसको देखते चलेंगे। और जब आपका सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा तो जैसे कि मॉक टेस्ट में आता है आपका 30 क्वेश्चन कम्प्लीटली आते हैं एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए, तो 30 क्वेश्चन का आपको वीडियो उसके बाद मिलेगा। आप अपनी तैयारी शुरू से लेके चलें। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अगर आप सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जैसे मैं आप सैद्धांतिक विषय है, सैद्धांतिक रूप से जैसे आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए। कोई भी आपका, जैसे आप सब्जेक्ट लेके चलिए, कोई भी सब्जेक्ट लेके चलिए, अगर आपका एक लेसन है, ठीक, तो लेसन को जब तक आप कंप्लीटली पूरा पढ़ेंगे नहीं पाठ को, तब तक आप प्रश्नों के उत्तर सही से दे ही नहीं पाएंगे। अगर आप सीधे सीधे प्रश्न देखते हैं तो क्या होता है, आपको उत्तर तो आप याद कर लेते हैं लेकिन उसका जो डिटेल होता है वो आपको नहीं पता होता है।
तो जब डिटेल हम लोगों को नहीं पता होता है तो उत्तर क्या होता है, इधर का इधर हो जाता है, उधर का उधर हो जाता है। तो यहीं पर हम लोग एग्जाम में जाके गलती कर देते हैं, ओ शिट मेरा तो 1 नंबर का यार क्वेश्चन गलत हो गया। और आपको मालूम होना चाहिए 1-1 नंबर की इस एग्जाम में कितनी वैल्यू है। काफ़ी सारे बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं और बाद में अफसोस करते हैं, शिट यार ये तो मुझे याद था और मैं गलत कर आई। जब मैं गलत कर आया तो उसमें क्या होता है कि आपने उस क्वेश्चन को ठीक से समझा नहीं, पढ़ा नहीं। तो सबसे पहले एग्जाम टाइम में आप लोगों को करना क्या होता है कि आपको उस चीज़ को ढंग से समझना है, पढ़ना है। और समझेंगे आप तभी जब आप बेसिक से लेकर चलेंगे, पहले पार्ट से लेके उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको सब कंप्लीटली सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरी करनी है। ऐसा नहीं है प्रश्नोत्तरी ही करने से सिर्फ टेट एग्जाम पास हो जाता है, ऐसा नहीं है। टेट का सिलेबस भले ही आपका पाठ्यक्रम कम हो, लेकिन पाठ्यक्रम को ये अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छे से रिजल्ट दे पाते हैं। और 1-आध नंबर का जो मिसिंग होता है, जैसे कि आप मान लो 30 नंबर का आपका संस्कृत का और 30 नंबर का 30 नंबर का होता है, 5 सब्जेक्ट आते हैं, 150 नंबर का होता है पूरा पेपर। तो 150 नंबर के पेपर में क्या होता है, 30-30 के यानी 5 सब्जेक्ट में बट जाते हैं 150 नंबर। ठीक, 2-2.5 घंटे का समय होता है आपके पास। तो क्या होता है कि सबसे पहले आप उसको विभाजित कीजिए सबसे, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, टिक करिए। और एक क्वेश्चन को देखिए 150 के हिसाब से आपको 1 मिनट लमसम एक क्वेश्चन पे देना है, लेके चलिए 1 मिनट एक क्वेश्चन पे अगर आप देते हैं, 6 दूनी 12 और 30 150 यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। 1 मिनट का एक क्वेश्चन समझिए। तो याद है आपको वो तो आप फटाक से लगा देंगे, लेकिन जो याद नहीं है आपको उसको आप कम से कम 2 बार तो पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन जो उसमें एग्ज़ाम में दिया हुआ है वो आपको याद हो, लेकिन घुमा फिरा के उस क्वेश्चन को दे दिया गया हो। तो जल्दबाजी ना करें पेपर देते समय। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आज हमारी जो है संस्कृत की पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम आपको जो है बताएंगे संस्कृत व्याकरण। इसमें वर्ण परिचय होगा और संज्ञा प्रकरण होगा। तो वर्ण परिचय हम लोग आज देखेंगे और संज्ञा प्रकरण जो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में चलाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्ण परिचय को कम्प्लीटली पूरा पाठ ही करवा सकते हैं। अगर मान लो टाइम पड़ रहा है तो पूरा ही पाठ करवा देंगे। ऐसी कोई जल्दी हमने ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हमने कह दिया आपसे कि वर्ण परिचय अभी देखेंगे, संज्ञा प्रकरण बाद में देखेंगे। वर्ण परिचय संज्ञा प्रकरण एक ही चैप्टर है, आपको थोड़ा सा डीपली करके समझाया हुआ है इसमें। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग पूरे का पूरा इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे डेली की और आप उसको जो है क्लास को ज्वाइन कर सकें, आप क्लास को देख सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण को। आज पहला पाठ है, पहला अध्याय है हमारा। इसका पाठ्यक्रम, जी हाँ, पाठ्यक्रम मैंने उसका पूरा सिलेबस जो आपका विषय सूची होती है उसकी एक वीडियो बना के संस्कृत की डाल रखी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पाठ्यक्रम है। आपको कुछ भी जो है हमारा चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ये हमारा आपसे वादा है और ना हम आपको फेल होने देंगे अगर आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले संस्कृत व्याकरण का, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन पहली लाइन में बन गया, वेद रूपी पुरुष का मुख किसे कहा गया है, व्याकरण को। ठीक है, मुख व्याकरणम स्मृतम, मुख व्याकरणम स्मृतम यानी कि व्याकरण का मुख क्या है, वेद रूपी पुरुष का मुख जो है व्याकरण है, स्मृतम यानी स्मृति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका से हो गया। व्याकरण वह वेदांग है जो पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पदों के स्वरूप का परिचय कराता है। व्याकरण वह वेदांग है जो पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय को उपदेश देकर पदों के रूप का परिचय कराता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, व्याक्रियन्ते शब्दः अनेनेति ही व्याकरणम, यही चीज़ आपकी संस्कृत में दी हुई है। देखिए, मुख व्याकरणम स्मृतम व्याक्रियन्ते शब्दः अनेनेति व्याकरणम, ये आगे आपका यहाँ पर शॉर्टकट में दिया हुआ है, संस्कृत में दिया हुआ है, चाहे हिंदी में भी दिया हुआ है। आप इस चीज़ को समझेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। संस्कृत का मेन क्या होता है, आपको संस्कृत में आपको सूत्र याद करेंगे तो सूत्र से आपके काफ़ी लंबी डिटेल याद हो जाती है। जो जिनको संस्कृत टफ लगती है तो उनको चाहिए कि आप
हिंदी में कंठस्थ कर लें, लेकिन हिंदी में कंठस्थ करने से क्या होता है कि हम संस्कृत में पेपर में आएगा तो हम उसे समझने में दिक्कत होती है। तो हम उस टॉपिक को लेके चलेंगे कि आपको आराम से समझ में भी आ जाए और आप आराम से उस चीज़ को कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं आगे। संस्कृत व्याकरण के 5 विभाग हैं। संस्कृत व्याकरण के 5 विभाग हैं। पहला वर्ण विचार है, दूसरा पद विचार है, तीसरा वाक्य विचार है, चौथा चिन्ह विचार है और 5वां छंद विचार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि संस्कृत व्याकरण के 5 विभाग हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है संस्कृत व्याकरण के कितने विभाग हैं, तो आप बता सकते हैं 5 विभाग हैं। इस तरीके से भी आ सकता है निम्न में से कौन सा भाग संस्कृत व्याकरण का नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है इन 3 को दे दें और एक को जो है ना दें, कोई और सा वो दे दें। तो सबसे पहले आप बेसिक को पढ़ना जरूरी है, प्रश्नोत्तरी करने से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार देखिए, वर्ण विचार में क्या है? वर्ण विचार देखते हैं। वर्ण विचार में संस्कृत शास्त्रों में संज्ञा प्रकरण में ही स्वर व्यंजन तथा उच्चारण स्थान का वर्णन है। संज्ञा प्रकरण जो है आपका, उसमें ही ये वर्णमाला है और उच्चारण स्थान संज्ञा प्रकरण में है। ठीक है, जो नाम हो वह संज्ञा और जिसका नाम हो वह संज्ञक या संज्ञी। जो नाम होता है वह संज्ञा होता है और जिसका नाम हो वह संज्ञक या संज्ञी होता है। जैसे किसी का नाम देवदत्त है तो यहाँ देवदत्त संज्ञा हो गई और सामने खड़ा हुआ है हाड़ मांस वाला लंबा चौड़ा मनुष्य संज्ञक या संज्ञी है। जैसे कि आपका कोई भी नाम हो, ठीक है, राज, पुष्पा, कमला, जो भी ज्योति, जो भी नाम हो आपका, अमित, सुमित, जो भी नाम हो, ठीक है, तो नाम जो होता है आपका वह संज्ञा होता है और जिसके लिए नाम हमने दिया है वह संज्ञक है। जैसे आप कोई वस्तु है, जैसे मान लो सपोज करो पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल शब्द जो है वह संज्ञा हो गया और जो पेंसिल जो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है आपको, ये संज्ञक है, ये संज्ञा है। ठीक है, समझ में आ गया संज्ञा को संज्ञी। फिर देखें अगला, आगे चलते हैं। संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला का भी जो है आविष्कार कैसे हुआ? तो संस्कृत वर्णमाला भगवान शिव के डमरू द्वारा 14 बार नाद करने पर उत्पन्न हुई थी। ठीक, कितनी बार नाद करने पर उत्पन्न हुई थी? 14 बार। 14 बार नाद होने पर उत्पन्न हुई थी। डम 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 जो होता है ना, वो डमरू, हम लोग तो डम डम ही सुनते हैं, लेकिन जो शंकर जी के डमरू से 14 बार नाद निकला था उससे आपकी जो है वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला का आविष्कार उत्पन्न हुए थे। अतः भगवान महेश के सूत्र होते हैं जो 14 जो आपके नाद निकला था, जो भगवान महेश, शंकर जी को भगवान महेश भी कहते हैं, तो उसके सूत्र हैं जिन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है ना। माहेश्वर सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र हैं, ठीक है, इनको जो है हम लोग माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं और वह ही वर्णमाला है। ठीक, आपको 14 ही सूत्र पूरे आगे हम बताएंगे भी कौन कौन से हैं। तो ये श्लोक देखिए यहाँ पर, नृत्तात वसाने नटराज राजो, नृत्ता बसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्दत्तुर कामः सनकादि सिद्ध अनेत द्विमर्षे शिवसूत्र जालम। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्दत्तुर्कामः सनकादि सिद्धानेत द्विमर्षे शिवसूत्र जालम। तो यहाँ पर ये इसका दिया हुआ है। संस्कृत वर्णमाला भगवान शिव के डमरू द्वारा उत्पन्न हुई है, नटराज के जो है ननाद से उत्पन्न हुई है, जो कि 14 बार जो है उसको शिव सूत्र के जाल में बंधी हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं महेश्वर सूत्र को आगे, जो कि 14 बार नाद करने से जो 14 महेश्वर सूत्र आपके निकले हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो ये महेश्वर सूत्र आपको याद होना चाहिए कि महेश्वर सूत्र से ही पूरा व्याकरण संस्कृत का है, पूरा ही व्याकरण संस्कृत का है। ऐसा एक भी ऐसा कोई वो नहीं है जो संस्कृत के व्याकरण में हटके हो और ये महेश्वर सूत्र ना हो। उसमें पूरी व्याकरण बस ये आपकी वर्णमाला में ही है, महेश्वर सूत्र में है। तो पहला सूत्र है अ इ उ ऋ। दूसरा है र ल क। तीसरा है आपका ए ओ अंग। चौथा देखिए ए औ च, ए ओ अंग च। ठीक, ये तो आपके शुरू के 4 जो होते हैं आपके ये स्वर हैं, सारे स्वर इन चारों में आ गए।
फिर आ जाता है आपका व्यंजन 5वें सूत्र से। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है महेश्वर सूत्र में जो है स्वरों के आधार पर कितने सूत्र महेश्वर सूत्र में इंकित हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं शुरू के जो 4 सूत्र हैं ए आ ई उ र ल र क ए ओ ङ ऐ ओ च, ए ओ अंग और ए ओ च, ये जो आपके 4 सूत्र हैं वो आपके स्वर में आते हैं। उसके बाद बाकी के 5 से लेके 14 तक के जो आपके पढ़ेंगे 10 वह आपके व्यंजन में होंगे। 5वां देखिए ह या व र ट, 6ठा है ला अणा, 7वां है यंग यम णंग नम, य म ण न म, ठीक है। तो यहाँ पर यम गणनम, यम गणनम भी कहते हैं इसे, ठीक है। 8वां आ गया झ भ या, 9वां है आपका घड़ धश, 10वां है आपका ज ब गड़ दश, घट दश है घट दश, ढा बना हुआ है ना, घट दश घट दश। 10वां है ज व गड़ दश, ज व गड दश। 11वां है आपका ख फ छ, ठ थ च ट त व। 12वां है आपका का पाया, 13वां श सा और रा। 14वां आपका आ जाता है हल। इस तरीके से ये आपके 14 महेश्वर सूत्र हैं। इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से जो है आपका क्या है, सभी वर्णों का उल्लेख है इसमें, इसलिए इनका नाम वर्ण समाम्नाय अथवा अक्षर समाम्नाय भी है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है वर्ण समाम्नाय अथवा अक्षर समाम्नाय किसे कहते हैं, तो इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, महेश्वर सूत्रों का वर्ण समाम्नाय और अक्षर समाम्नाय। समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। महेश्वर सूत्र देख रहे हैं हम लोग इस समय। महेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण जैसे कि अ ई उ ण में ड़ा जो हलंत वाला है, महेश्वर सूत्र पढ़े अभी आपने देखे, तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि जो यहाँ पर ये सूत्र दिए हुए हैं तो इसमें सब में जो क्या है लास्ट का अक्षर है जो हलंत वाला है, सब में हलंत होगा। अगर शुद्ध अगर ढूंढने को कहा जाए, अगर इस तरीके से आ जाता है तो यहाँ पर देखिए सारे ही जो 14 महेश्वर सूत्र हैं ये हमने गोला बनाया है, इसके सबसे लास्ट वाला अक्षर जो है ये हलंत वाला है। तो जो यहाँ पर ये आपने यहाँ पर बता रहे हैं ये कि 14 महेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण हैं जैसे हलंत वाले ण रलक में का इत्यादि वर्णों की जो होती है वह इत संज्ञा होती है, ठीक है, इत संज्ञा होती है इनकी। और 5वें सूत्र से ह या व र ट इत्यादि में व्यंजनों में आकार यानी कि आ है वह सिर्फ वर्णों को स्पष्ट उच्चारण के लिए दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी वर्ण बिना आ की सहायता से नहीं बोला सकता, क्योंकि जो शुद्ध वर्ण होता है वो खुद ही अपने में आधा वर्ण होता है। और हम लोगों को हम बोलते क्या है का में आ जोड़ दिया, ख आ संग में निकल रहा है, तो बिना जो है स्वर की सहायता से व्यंजन भी नहीं बोल सकते, बोला ही नहीं जाएगा। तो सभी व्यंजनों में जो है आकार जुड़ा होता है, सिर्फ वर्णों के स्पष्ट उच्चारण के लिए आकार उसमें जुड़ा होता है। तो इन सभी संज्ञक वर्णों का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण है, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इनमें प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर विधायक हैं तथा अंतिम 10 सूत्र व्यंजन विधायक हैं। अभी मैंने आपको जब पढ़ाया था, बताया था, देखा था अभी हम लोगों ने कि प्रारंभ के 4 सूत्र आपके जो थे वो स्वर थे और अंतिम जो 10 सूत्र थे 5वें से लेके जो है 14 तक 10 सूत्र आपके व्यंजन थे। अब देखिए आगे चलते हैं, वर्ण आते हैं। वर्ण पे सार्थक पद का वह लघुत्तम रूप जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं, वह लघुत्तम रूप सबसे छोटा रूप है जिसके टुकड़े न किए जा सकें। देखिए वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि ही येन सा वर्णा, इसकी संस्कृत है ये। वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि ही येन सा वर्णा, अर्थात जिसके द्वारा ध्वनि का लघुत्तम अंश व्यंजित किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। अक्षर से तात्पर्य है न क्षरा क्षरणम यस्मात् तद अक्षरम, न क्षरा क्षरणम यस्मात् तत् अक्षरम, यानी कि ध्वनि का वह लघुत्तम रूप अक्षर है जिसका खंड नहीं होता, ना क्षर यानी जो नहीं टूट सकता क्षण भर भी, वही जो है अक्षर है। जैसे यहाँ पर देखिए रामः लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आधार ये रा पूर्ण व्यंजन है, उसमें आ जुड़ा हुआ है, फिर म है, फिर इसमें
अ जुड़ा हुआ है, फिर विसर्ग जो लगा हुआ है स, राम। ठीक है। पठती देखिए यहाँ पर, पठती में पा है, अ है, ठा है, आ है, ता है और ई है। समझ में आ रहा? इसको कहते हैं हम लोग अलग अलग करना, विच्छेद करना। ठीक है, स्वर को समझना। अगला चलते हैं आगे। आगे है आपका संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला पे आते हैं। उच्चारण की संपूर्णता की दृष्टि से विश्व की सभी समर्थ भाषाओं में संस्कृत सर्वोपरि है। सर्व साहित्य इसका समृद्ध है। विज्ञान सम्मत और व्याकरण दोष रहित भाषा है। विज्ञान से संबंध है और व्याकरण इसका दोष रहित है और भाषा है। ठीक है, दोष रहित भाषा है। संस्कृत वर्णमाला में निम्नलिखित 50 वर्ण होते हैं जो इस प्रकार हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 50। आगे देखिए, वर्णमाला के जो है देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, लृ, ये 13 देखिए स्वर में बताए हैं। फिर आ जाता है क, ख, ग, घ, अंग। देखिए इसमें सब में हलंत लगा हुआ है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध व्यंजन है। चूंकि हम लोग पढ़ते हैं बिना हलंत का, तो उसमें स्वर मिला हुआ होता है। समझ में आ रही? स्वर मिला हुआ होता है उसमें। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 ये हो गए वर्ग के हिसाब से। फिर य, र, ल, व, श, श, स, ह। फिर अनुस्वार होता है, फिर सर्ग होता है। फिर ये देखिए जीवा मूल्य जो होते हैं, क, का और खा, पा और फा उपध्मानीय वर्ण होते हैं। अच्छा, यहाँ तक नहीं आया? अब दिख रहा है? अब समझ में आ रहा है ना? अब दिख रहा है ना? फिर से देख लीजिए कहाँ से रह गया था। हाँ देखिए, यहाँ से फिर देख लेते, का वर्ग से देख लेते। का वर्ग ये है का, खा, गा, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, श, श, सा, ह। फिर अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य, उपध्मानीय। उपध्मानीय, उपध्मानीय। ठीक है। अब देखिए, आप उच्चारण सही करिएगा तभी सही लिख पाएंगे। उपध्मानीय। ऊपर वर्णित 50 वर्णों में अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य और उपध्मानीय का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अतः कोई कोई व्याकरण इन्हें वर्ण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? समय हलंत लगा हुआ, इसलिए नहीं मानते, है ना। तो कोई व्याकरण है जो इन्हें वर्ण, जो व्याकरण करता है वो इन्हें वर्ण नहीं मानते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। महर्षि पाणिनि ने पाणिनीय शिक्षा नामक ग्रंथ में वर्णों की संख्या के संबंध में कहा है कि प्राकृत संस्कृत भाषा में ब्रह्मा द्वारा साक्षात उच्चारित 63 या 64 वर्ण ही हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं। शंभु यानी महेश्वर का भी यही अभिमत है। इनमें 21 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन है। या से हा तक 8 आदि या आदि यम है। हा से मतलब जो है या से हा तक ये 8 वर्ण जो है यम है। 4 अनुस्वार हैं, विसर्ग हैं। ककार, खकार आश्रित जीवा मूल्य, पकार, फकार आश्रित उपध्मानीय, दुह स्पृष्ट तथा प्लुत और लृ है। ठीक, आगे चलते हैं। स्वरवर्ण। जो वर्ण स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जो देखिए, स्वयन्ते, स्वरयन्ते, स्वतः उच्चार्यन्ते वा ध्वनि विशेषः इति स्वरा। स्वरयन्ते, स्वतः उच्चार्यन्ते वा ध्वनि विशेषणः इति स्वरा। अर्थात जो ध्वनि विशेष स्वतः उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, इ, उ, ऋ, लृ ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ऋ ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ए, ऐ, ओ और औ ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 13। कितनी हो गई? 13। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और कुछ भी कठिन नहीं है, मैं आपको बेसिक से सिखा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। और उसके बाद आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी
इसकी कराएंगे हम, और पूरी की पूरी तैयारी की कराने की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे कि हमारे जो है हमने अपना लाइन दे रखा है आपको, आपकी संपूर्ण तैयारी हमारी जिम्मेदारी। तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप लोग डेली क्लास ज्वाइन करके अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और लाइक भी कीजिए। तभी तो हमें मालूम पड़ेगा। आप लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा। आपने देख लिया, आप कमेंट करते हैं, जैसे किसी कोई भी हमारे वीडियो को देखकर कमेंट करता है तो उसका नाम भी आ जाता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, इस बंदे ने हमारी वीडियो देखी है। और कमेंट का हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो हमें मालूम रहता है कि हमें किस टॉपिक पे अच्छे से और अपनी वीडियो को आपके सामने रखना है। तो अब कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें भी मालूम पड़े कि आपको सही दिशा में ले जा रहा है। पहली बात तो सही है, दिशा ही सही है, क्योंकि हम टॉपिक शुरू से ही लेके चल रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा मनोबल मिल जाता है हम लोगों को, तो अच्छा लगता है कि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमारे लिए इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको फ्री ही क्लास दे रहे हैं हम, कोई आपको कॉस्ट नहीं देनी है, इसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं है। सिर्फ आपको कोई टाइमिंग का आपका ये नहीं है कि आप अभी के अभी देख सकते हो इसे, उसके बाद नहीं देख सकते। आपको ये वीडियो हमारी चैनल में पड़ी हुई है, हम आपको प्लेलिस्ट में इसको धीरे धीरे प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर देंगे, इसको पूरे सारे सब्जेक्ट को, पूरे पाठ्यक्रम को। तो आप वहाँ भी जाकर हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं, और टोटली कम्प्लीटली पूरा का पूरा आपका पाठ्यक्रम उसमें आपको मिलेगा एग्ज़ाम तक। और उसके अलावा आप प्रश्नोत्तरी भी उसकी एग्ज़ाम तक कम्प्लीटली आपको तैयारी इसकी कराएंगे हम लोग, है ना। तो ह्रस्व स्वर यहाँ पर आ जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या 13 हो गई, और स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए 13 वर्ण बताए हैं। संस्कृत में 13 वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण। संस्कृत में 13 स्वर वर्ण होते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आता है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है कितने स्वर होते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन है आपका। वैसे पूछा जाए स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी है, तो आप 13 लगाओगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप अगर 13 लगाए आओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। पता है क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्वरों की संख्या सिर्फ 9 है, ठीक। सिर्फ लघु सिद्धांत कौमुदी, अगर उसमें लिखा हो पेपर में कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए, मैं डीपली आपको बार बार बता रही हूँ इस चीज़ को, इसलिए बार बार बता रही हूँ कि आपने देखा कि संस्कृत में तो 13 स्वर होते हैं, हमने 13 पढ़े हैं, तो 13 ऑप्शन सही है। लेकिन आपका ऑप्शन अगर क्वेश्चन में लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा हुआ है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो फिर आपको 13 वाला आंसर जो है नहीं लगाना है। वहाँ पे राइट आंसर 9 भी दिया हुआ होगा, तो आपको 9 आंसर वहाँ पे लगाना है। यदि 9 नहीं दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है और लघु सिद्धांत कौमुदी भी लिखा हुआ है, तो वो विवाद वाले प्रश्नों में चला जाता है। देखो सभी एग्जाम, अजय टेट का एग्जाम में तो अक्सर ऐसा होता है 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके विवाद में चलते हैं, है ना, विवाद में चलते हैं ना, तो वो ऐसे ही वर्ण होते हैं। उन्होंने लिख दिया लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए, और उसके बाद स्वरों की संख्या में 9 ऑप्शन दिया ही नहीं है, 13 दिया हुआ है। तो बच्चा ने 9 याद करा है, ठीक, और 13 वाला आपका ऑप्शन दिया हुआ है, और फिर उसके बाद 13 वाला अगर ऑप्शन लगाता है तो वो आप लोग मतलब ऊपर से वो गलत चला जाता है, क्योंकि जो लीगल है वही तो चलेगा ना। अगर हम कहते हैं 2 दूनी 4, तो 4 ही तो चलेगा, 5 थोड़ा ही ना हो जाएगा, नहीं होगा ना 5। तो फिर जैसा जिस किताब के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाए उसी हिसाब से आप लोग आंसर देंगे, ठीक है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर 9 है, और वैसे संस्कृत व्याकरण में आपके 13 स्वर हैं, ठीक। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का काल लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मात्रा है, देखिए मात्रा कैसे कहते हैं। देखिए, अगर आप मात्राएं जानते होंगे तो अगर आपने पढ़ी होंगी तो ऐसे करके मात्रा, एक जे होता है और एक जे होता है, यही तो होता है, ऐसे करके। ये होता है लघु और ये होता है गुरु, ठीक है। इसे लघु है, ये गुरु है। ये एक मात्रा यानी 1 नंबर से जुड़ती है, और इसको हम 2 नंबर से जोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी जो है दोहा, सोठा इत्यादि में मात्राएं लगाते हैं, तो आपकी एक मात्रा वाला जो लघु है इसे लघु कहते हैं, और जो गुरु होता है आपका उसको हम 2 की गिनती में शामिल करते हैं, ठीक। तो जिस स्वर की उच्चारण में एक मात्रा का काल लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी लघु वाले को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है, स्वर की बता रहे हैं स्वर,
और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपका, मूल स्वर किनको कहा जाता है? ह्रस्व स्वर को, दीर्घ स्वर को, प्लुस स्वर को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि मूल स्वर जो होते हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये मूल स्वर जो 5 हैं वो हैं आपके अ, ई, उ, ऋ और लृ। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को ह्रस्व स्वर वाला। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखिए, यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। घंटे हो गया, दिख लिया ना, दिख रहा है ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं है मिसिंग विसिंग हो रही हो? क्लियर आ रही है ना वीडियो? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? समझ में आ रहा है? देखिए, अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और हम उसको जो है आगे सुधार देंगे, है ना। पहली बात तो गलती होनी नामुमकिन है हमारी, क्योंकि हम खुद ही इसको प्रिपेयर करके फिर आगे आप लोगों को क्लास देते हैं। चलिए देखते हैं अगले आगे। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर देख लिया, फिर आता दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का काल लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। देखिए, जो आपके जो है ह्रस्व स्वर होते हैं वो 5 होते हैं और दीर्घ स्वर आपके 8 होते हैं, है ना। 8 5 13 हो गए, 13 हो गए। तो 8 हो गए आपके दीर्घ स्वर और 5 हो गए आपके ह्रस्व स्वर। और 8 स्वर देखिए दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में आ रही? ये 8 आपके दीर्घ स्वर हो गए। फिर आता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का काल लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, भो कृष्ण। इसका प्रयोग पुकारने व चिल्लाने में होता है, ठीक है। जैसे ज़्यादा लंबा खींच देते हैं जैसे हम शब्द को, ये प्लुत होते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ओम कृष्ण स्वयंभू। ठीक, तो जो मात्राएं आपकी दिख रही हैं हम उसको आगे जो है 3 मात्राओं का काल लग रहा है इसमें, आगे तक बढ़ रही हैं। इसका प्रयोग जब करते हैं तो ये अधिकतर पुकारने में होता है या चिल्लाने में होता है या फिर लंबा खींचने में होता है, ठीक है। इन स्वरों को जो है स्वरों की गिनती में नहीं होते हैं ये, ठीक है। आपकी वर्णमाला में ये सम्मिलित स्वरों में नहीं है। लेकिन प्लुत स्वर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्लुत स्वर आपका उसमें एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के समान प्लुत स्वरों को लिखने के लिए कोई विशेष चिन्ह नहीं है। जहाँ प्लुत लिखना होता है उसके आगे संख्या 3 लिख दी जाती है। जैसे आ, ई, उ इत्यादि। समझ में आ रहा? ठीक, आगे देखते हैं अनुनासिक स्वर। अब आ जाते हैं अनुनासिक स्वर पे। मुख अनुनासिक वचनो अनुनासिका। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जो वर्ण मुख सहित नासिका से बोला जाते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख और नाक से बोलने वाले वचन अनुनासिक कहलाते हैं वर्ण। इसी प्रकार नासिका अनुगतः अनुनासिका, अर्थात नासिका से होकर निकलने वाले वर्ण का नाम भी अनुनासिक है। जैसे आ, या, यूं, न, म, या, वा इत्यादि। समझ में आ रही? स्वरों को अनुनासिक बताने के लिए उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे तो उसको बोलने में उच्चारण में जो है थोड़ा सा फेर हो जाता है। फिर आते हैं अपने अनुनासिक स्वर पे। अनुनासिक स्वर देखिए, न अनुनासिक, अन्न अनुनासिक। अर्थात जो अनुनासिक नहीं है, न अनुनासिक यानी जो अनुनासिक नहीं है। जब कोई स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तब वे अनुनासिक कहलाते हैं। अन्न अनुनासिक यानी कि न अनुनासिक, ये इसका मिला के लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आ इत्यादि, ये किसी भी शब्द जो स्वर है वो
मेल से नहीं बनते और ये अनुनासिक स्वर हैं ना, जिसमें कोई स्वर भी मुख, जब कोई स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तब अनुनासिक कहलाते हैं। ये आ गया आपका अनुनासिक स्वर। अब देखिए यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है, वर्गीकरण करा हुआ है यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण करा हुआ है, 2 भागों में कर दिया है, ध्वनि मात्रा समय के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। स्वर का वर्गीकरण यहाँ पर 2 जगह करा हुआ है, मात्रा के आधार पर, समय के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। मात्रा के आधार पर देखिए, पहले मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अप्लुत स्वर। और उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक, समझ में आ रही? देखो वर्गीकरण से बहुत अच्छा आराम से याद हो जाता है। आप वर्गीकरण अपना नोट्स में डाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, 2 बार 4 बार बनाएंगे, ये याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब याद हो जाएगा तो आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कितने सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं वर्गीकरण में। देखिए, स्वरों के आधार पर, समय के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है, दीर्घ स्वर 2 मात्रिक होते हैं, प्लुत स्वर 3 मात्रिक होते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। देखिए, एक मात्रिक शब्द जो हो गए अ, इ, उ, ऋ, लृ, 5 हो गए। इसी प्रकार से द्विमात्रिक हो गए आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, 8 ये हो गए, 8 5 13 हो गए। सभी स्वर त्रिमात्रिक होते हैं, यानी कि सभी स्वरों के आगे जब हम 3 मात्राओं का समय लगा देते हैं तो वह जो प्लस स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर क्या है, मूल स्वर हो गए, उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, और फिर दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर होते हैं आपके 5 हैं यहाँ पर, फिर संधि स्वर ये आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर मूल स्वर हो गए अ, ई, उ, ऋ, लृ, इसी प्रकार से। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए संधि स्वर में आपको देखना है क्या, ये देखिए अ और आ मिलके, या आ और आ मिलके संधि स्वर दिए ना, बड़ा आ बन जाता है। फिर ये देखिए यहाँ पर ई, बड़ी ई कैसे बनेगी, जब हम संधि करते हैं, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी छोटी चला रही हूँ मैं, ई और ई मिलके दीर्घ बन जाती है, बड़ी बड़ी ई बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से दीर्घ स्वर, सवर्ण स्वर, फिर स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर। ये देखिए यहाँ पर संधि दी हुई, दीर्घ संधि, सवर्ण संधि, ठीक है, गुण संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, आगे देखिए इधर वाला, प्रायः 1 सेकंड का समय लगता है एक मात्रिक शब्द में, द्विमात्रिक शब्द में 2 सेकंड का समय लगता है, और त्रिमात्रिक शब्द में 3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब ई, आ, ई, उ, ठीक है, इस तरीके से बोला जाएगा इसे। ठीक है, अगली लाइन देखिए यहाँ पर, परीक्षा में स्वरों की गणना पूछने पर उत्तर 9 देना उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसका प्रमाण लघु सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति अचः स्वरा में है। अचः स्वरा में जो है 9 स्वर दिए गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया था कि अगर लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा हो तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 9 जो है स्वर बताने हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, अच्छा स्वरा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना आपको? आगे चलते हैं। आगे देखिए, विकल्पात्मक शब्द प्रश्नों में यदि 9 का विकल्प ना होकर 13 हो तो विकल्प सही 13 ही माना जाएगा। ठीक है, 9 का विकल्प ना हो और 13 हो तो 13 सही माना जाता है। लेकिन अगर लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा है तो आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और ये विवाद क्वेश्चनों में जा सकता है। आगे देखते हैं, मूल स्वर 5 मूल स्वर होते हैं, अ, ई, उ, ऋ, लृ। फिर गुण स्वर होते हैं अ और ए और ओ। फिर लघु ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ, ऋ, लृ। फिर वृद्धि स्वर आ, ए और औ। फिर गुरु दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ए, आए और औ। ये 8 प्लस स्वर सभी स्वर जो होते हैं आपके 13 और 9 जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 9 भी दिया हुआ है, 13 भी दिया हुआ है। ये विवादों में चला जाता है अधिकतर क्वेश्चन, लेकिन समझने की बात होती है। जो हम लोग आप जो है एग्जाम में बैठे होते हैं बच्चे जब, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 9 लगाएं, 13 लगाएं या 11 लगाएं, क्योंकि कहीं कहीं पर आप 11 भी देखेंगे। अब हिंदी पढ़ने बैठेंगे तो आप 11 स्वर भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि संस्कृत में कितने स्वर हैं, हिंदी में कितने स्वर हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने स्वर हैं, किसके हिसाब से कितने स्वर आपके इसमें दिए हुए हैं, तो उसी हिसाब से प्रश्न का उत्तर देना है। याद करा हुआ सबका होता है, लेकिन वहाँ पर 3-4 ऑप्शन आपके जो सही होते हैं वो दे दिए जाते हैं। लेकिन आपको प्रश्न पढ़ के समझना है कि आप कौन सा निशान लगाना है आपको, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, आप लोगों को क्या करना है, क्लास लेनी है। डेली क्लास लेंगे तभी तो समझ में आएगा, और नहीं डेली क्लास लेंगे तो क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। करते रहो प्रश्न उत्तर ही बैठे बैठे।
प्रश्नोत्तरी करने से कोई याद नहीं होता, याद नहीं होता। देखो अधिकतर लोग क्या होता है, अब के समय में लोग इतना ज़्यादा जो है हवा में काम लेते हैं, जल्दबाजी में काम लेते हैं कि वो कहते हैं अरे प्रश्नोत्तरी याद कर लो, प्रश्नोत्तरी याद कर लो, प्रश्नोत्तरी रोज देखा रहे, प्रश्नोत्तरी करे पढ़े, प्रश्नोत्तरी करे पढ़े, ठीक है। तो कहते याद तो हमने करा, पेपर भी हल कर लिया, लेकिन जब आंसर हमारा सही क्यों नहीं हुआ? इसीलिए सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने डिटेल पढ़ी ही नहीं है। डिटेल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की बुक से ही सारी चीज़ें आती हैं और सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी की बुक में दी हुई हैं, है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी तो आपका दिया हुआ है ही उसमें, सिलेबस में तो है लघु सिद्धांत कौमुदी, तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी देखिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी वीडियो हमारी, है ना। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम जो आपको डेली वीडियो देंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और आराम से आप उसको क्लास को ले सकते हैं। तो देखिए ऐसा है, आप अगर डेली क्लास लेते हैं तभी आप जो है उस चीज़ को, सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, और शुरू से देखेंगे तब। ऐसा नहीं है एक वीडियो देख ली ये तो हमें आता है, अरे आता तो शुरू वाला सभी को है, लेकिन कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इधर से उधर हो जाती है, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमने स्वर देख रहे हैं, 9 है, कहीं 13 है, हिंदी में जाओ 11 है, तो फिर उस हिसाब से हम लोगों को ये समझनी जरूरी है बच्चों को, कि बच्चे जो है इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर घुमा के देते हैं, तभी तो टफ होगा। सीधा सीधा रख देंगे, परोस देंगे, हलवा थोड़ी ना। अब एग्जाम में जब 5 या 6% रिजल्ट जा रहा है तो हलवा तो देंगे नहीं पेपर को, क्वेश्चन को घुमा के देते हैं, है ना। और क्वेश्चन को घुमा हुआ होगा, अगर आपको समझना है तो आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस किताबों से समझना होगा, फिर आप प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहले पढ़ें फिर प्रश्नोत्तरी करें, फिर समझें, पढ़ें समझें और फिर करें। समझ में आ रही है? देखिए अब मैं बार बार ये बता रही हूँ आपको, नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। देखिए जो आपका जितना मैंने आज पढ़ाया है उसके आप नोट्स बनाएंगे तो आपका रिवीजन होगा। वीडियो को लेके बैठे हैं आप, जो टॉपिक आपने देखे हैं समझे हैं वो उसको लेके बैठें और उस टॉपिक के अनुसार आप जो है नोट्स अपने बनाते हुए चलें, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए आज की वीडियो यहीं पर स्वर के साथ समाप्त करते हैं। अगला जो है हमारा वीडियो होगा वो व्यंजन वर्ण के ऊपर होगा। देखिए व्यंजन वर्ण के ऊपर होगा, तभी ये आपका पहला पार्ट जो होगा, आपका पहला संस्कृत का व्याकरण वर्ण परिचय जो आपका संस्कृत का है, ये यूनिट का सेकंड यूनिट है, ये जो आपका दूसरी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। एग्ज़ाम तक आपको डेली वीडियो मिलेंगी और जो है आप अच्छा रिजल्ट देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।